इससे भाई लेखक को बुरा न लग जाए, और वही गलती बात। तो ये दोनों बिल्कुल अलग मीडियम है, और जो एडॉप्टेशन है एक अलग पूरा स्किल है। हमारी वर्कशॉप में एक एडॉप्टेशन में पूरी अलग चर्चा होती है कि भाई एडॉप्ट कैसे करना, साहित्य हो या उपन्यास हो, कहानी हो, शॉर्ट स्टोरी हो, फिल्म के लिए एडॉप्ट कैसे करना, जोड़ना घटाना, ये करना वो करना, वो अलग पूरा लंबा चक्कर है। तो ऐसी बात नहीं है, अभी भी अगर कोई कहानी ऐसी है जो फिल्म की जरूरतों को पूरा करती है, और मैं ये नहीं कहता कि रोज शेट्टी की फिल्म की जरूरतें पूरी करें, और भी लेखक लोग हैं, और भी फिल्मकार हैं जो अच्छी फिल्म बना रहे हैं, तो अभी भी अवसर है, अभी भी संभावना है, ऐसी कोई बात नहीं। तो वही जो उर्दू वाले को, तो उर्दू वालों ने स्वीकार किया, एम्ब्रेस किया, उर्दू लेखकों ने इस माध्यम को स्वीकारा, एम्ब्रेस किया और सीखा, गलती कर करके सीखा। पहला अक्सर लोग आए, उन्होंने संवाद लेखन से शुरू किया, चाहे वो अब्बास हो, पीछे सुंदर हो, बंटो हो। संवाद जो है, भाषा चाहिए अच्छी, बस और क्या है। संवाद तो कहानीकार भी लिखता है, उपन्यासकार भी लिखता है, तो संवाद लिखना शुरू किया। धीरे धीरे आए, उन्होंने शुरू किया लिखना पड़ता था, जो थोड़ा सा साइंस है, इंजीनियरिंग है, जिसमें मैंने कहा आर्किटेक्चर है, और वो सीखने की बात है, और उसमें काफी योग्य हो गए, और उन्होंने लिखी फिल्म उर्दू वालों ने। हिंदी वालों ने हमेशा ये थोड़ा सा, वो जो बात सही है कि अस्पृश्य जो है परहेज, यार नौटंकी वाले यार किताब के, अभी मैं उदाहरण दूं, अभी पिछले हफ्ते की बात है, संजीव आए थे लोग, उनका उपन्यास सूत्रधार, अगर आपने पढ़ा हो, भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं, उनकी जीवनी पर है, और मैं खुद भोजपुरी क्षेत्र से हूँ, तो मैं पीछे पड़ा था कि यार इस पे फिल्म, अद्भुत उपन्यास और सामयिक है, क्योंकि कहानी की एक जरूरत ये भी है कि कहानी सामयिक, उस समय जो आवाम है, जो माहौल है, जो एनवायरमेंट है, जो हमारे आसपास जो चल रहा है, फिर उससे जुड़नी चाहिए कहीं ना कहीं, चाहे उसमें बड़े स्टार हो या ना हो, कितनी बड़ी फिल्म हो, छोटी फिल्म हो, कहीं ना कहीं उससे मेरी बात होनी चाहिए। मैं जब लिखता हूँ, मैं अपनी बात की, मैं अपनी फिल्म में एक दर्शक को जरूर रखता हूँ, कि जो एक मेरा दर्शक है वो मेरी कहानी में, मेरे स्क्रिप्ट मौजूद रहता है, जी जी जी, और वो मेरा इम्तिहान होता है, क्या उसके हिसाब से बराबर मामला जम रहा है कि नहीं जम रहा है, और फिर वो राइटिंग वगैरह सब चलती रहती है। तो सूत्रधार की अभी आए थे, तो मैंने फोन किया कि संजीव जी, वो एक मेरा मित्र है, नाम लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई, यंग है, पटना का है, इतना इशारा काफी है ना, सब जानते हैं। और उसको मैंने सुना कि यार वो कहानी सूत्रधार की उपन्यास से, कमाल उपन्यास है, मैं जागरूक है, वो ये खजाम था, हरी ठाकुर एक खजाम थे, बार बार हजामत करते थे, और करते करते उन्होंने नाटक लिखने शुरू किए, और उस दौर में जब नौटंकी जो थी, अश्लीलता की हद पहुंची हुई, जैसे आज भोजपुरी सिनेमा जहाँ पहुंचा, उस वक्त भिखारी ठाकुर समय में जो फोक थिएटर था वही था, अश्लीलता के मुकाबले। उस आदमी ने सामाजिक सोच को अपने नाटकों में डाला, उस वक्त थी समाज में उसको, और कामयाब हुआ, अपने जमाने का कोई शाहरुख खान से कम नहीं था। अद्भुत उपन्यास से मैंने कहा यार, वो संजीव जी वो उपन्यास वो बहुत उत्सुक है पढ़ने के लिए, और वो तैयार बनाने के लिए। बोले हमने यार, मैंने किसी को राइट नहीं किया है, कोई मित्र है, मैंने कहा आप राइट ले लीजिए वापस, तो जिनको दिया है उन्होंने कभी तो कुछ कोई फिल्म बनाई नहीं आज तक, न फिल्मों का कुछ आना जाना है, यहाँ एक रेडीमेड बंदा तैयार है काम करने के लिए, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको राजी किया है, नहीं अब तक वो बात नहीं बनी। तो पता नहीं क्यों वो बात सही है जो नाज़िर या तो समझते नहीं ये फिल्म चीज क्या है, या थोड़ा सा अहंकार तो नहीं होगा मैं, कि गलतफहमी हो सकती है, पता नहीं वो लोग क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, क्या करेंगे। तो ये भी एक उदासीनता जो है ना, एक साहित्यकारों की उदासीनता फिल्म के प्रति या फिल्म लेखन के प्रति। अब कुछ जो युवा कथाकार हैं, जैसे गौरव सोलंकी है, चंदन पांडे है, मनोज कुमार पांडे है, मैंने उनको कहा कि भाई आओ मैं सिखाता हूँ, मैं मतवाना बैठता हूँ, क्या है कोई बड़ी बात नहीं है, हफ्ते 10 दिन की बात है, तुम सीख जाओगे, तुम लिखो स्क्रिप्ट, भाई ना। अब जैसे एक कहानी है भूलना, चंदन पांडे की आपने पढ़ी, अद्भुत कहानी है, मैं तो
कहानी पढ़ी, मैं तो हिल गया, मैं यार कमाल है, क्या लड़के लिख रहे हैं आजकल। मैं तो हिल गया कहानी पढ़ के, यार मैं फिर मैंने फोन किया चंद्र पांडे, थोड़ा घबरा गया वो कि कमलेश पांडे का फोन किस लिए आया, क्या गलती हुई, मुझे लड़के ने पूछ दिया तेरी कहानी पढ़ी मैंने, मैं फैन, फिर तो ना दोस्त बन गए। तो मैंने कहा यार तू लिखे, इसका स्क्रिप्ट लिखे, इतनी अच्छी कहानी है, भूलना जो है आज के भारतीय युवा के बारे में अद्भुत कहानी, कैसे हमारे युवा जो है वो गुम होते जा रहे हैं, हम लोग उनके बारे में भूलते जा रहे हैं, परिवार हो, समाज हो, देश हो, कैसे अपने युवाओं के बारे में भूलता जा रहा है, ये कहानी भूलना। पर अभी तक पता नहीं किया नहीं किया, अगर मैंने पूरी कोशिश की, मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ मेहनत करने को तैयार हूँ, श्रम करने को तैयार हूँ, समय देने को तैयार हूँ, आओ तुम्हारे। तो ये तो थोड़ी सी बातें थी। जी पाटिल जी, आप अभी आपको बुलाएंगे, केशव जी कुछ ललित जी से पूछेंगे। ललित जी से मैं भी इतना जानना चाहूंगा कि जब से फिल्म उद्योग शुरू हुआ, हमारा ये फिल्म उद्योग बार बार रामायण के बाद में उसमें शामिल करने के कमलेश जी, आपने कहा कि 50 के दशक में एक आवाजाही साहित्य और सिनेमा के बीच में लगातार चल रही थी। बीते कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेजेस वर्ड टू स्क्रीन नाम का अपना एक उपक्रम करती है ताकि किताबों को फिल्मों तक पहुंचाया जा सके। अलग अलग प्रकाशक आते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं और उसके बाद ये कोशिश की जाती है कि उन पर फिल्में बनाई जा सके। क्या आपको लगता है दो चीजें, एक तो क्या आज के जमाने में इस तरह के जो उपक्रम हैं वो साहित्य पर सिनेमा बनने की तादाद को बढ़ाएंगे, और एक दूसरा सवाल जो आप भी के दिए गए ब्यौरे से निकल कर आता है, डॉक्टर राही मासूम रजा जैसे साहित्यकार जो हिंदी उर्दू में लगातार सक्रिय थे, सिनेमा के सबसे सफलतम लेखकों में से रहे हैं, क्या पुड़िया थी जादू की उनके पास जो वो दोनों तरफ सक्रिय थे? दोनों बातें राही साहब को पहले निपटा दूं मैं। मेरे मित्र भी थे, क्योंकि मैं खुद महाभारत में सबसे पहले मैं इन्वॉल्व था राइटिंग, मगर नौकरी भी कर रहा था, डे जॉब था। और बी.आर. चोपड़ा के साथ सुबह 11 बजे मीटिंग शुरू होती थी उनकी डिपार्टमेंट की, खाली डिपार्टमेंट की। मैंने कहा चोपड़ा जी मैं तो नौकरी करता हूँ, मेरे तो नहीं हो पाएगा। फिर वो राही साहब आए, बाद में उन्होंने कहा राही साहब का बेसिकली जो उनका जो योगदान है वो संवाद लेखन में है, चाहे वो महाभारत हो और चाहे वो फिल्में हो, मूलतः संवाद। उन्होंने कभी पटकथा नहीं लिखी, उन्होंने फिल्म के लिए कोई कहानी नहीं लिखी, उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, उनके उपन्यासों पे 3 सीरियल बने हैं, नीम का पेड़ है और आधा गाँव बना है। वो सिर्फ संवादों तक सीमित रहे, और ये राय उनको दी थी कमलेश्वर जी कि राही साहब संवाद तक ही रखिएगा, अपने कोई पटकथा आपके पास का नहीं है। ये खुद मुझे राही साहब ने बताया कि मुझे कमलेश्वर ने बड़ी एडवाइस दी, जो उसमें मत घुसना, पटकथा में तेरा काम नहीं हो, इंजीनियरिंग है, तुम संवाद तक रखो, ठीक है, आप अच्छे जुमलेबाज हैं, आपकी भाषा अच्छी है, संवाद अच्छे लिख सकते हैं। तो उनका योगदान संवादों तक ही रहा एक फिल्म लेखक के बतौर। और हमारे यहाँ संवाद लेखक बड़ा अहम रोल होता है, हमारे यहाँ अलग अवार्ड होते हैं, हॉलीवुड में अवार्ड नहीं होते संवाद लेखक के लिए अलग से, हमारे यहाँ होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो पहले लेखक आए जो लिखते थे पटकथा, वो तो बंगाल से थे या फिर दक्षिण में थे, उनको हिंदी नहीं आती थी, तो मजबूरन उनको उर्दू वालों को लाना पड़ा संवाद लिखने के लिए, जहाँ पे किशन चंद्र और अब्बास और बेदी और इसमें चुलका ये सब लोग दाखिल हुए, और उन्होंने धीरे धीरे लिखना शुरू किया, पटकथा भी थोड़ा सीखा उन्होंने। तो जहां तक राही साहब का सवाल है तो मैंने उत्तर दे दिया। आप एक दूसरा सवाल क्या था पहले वाला? हाँ, देखिए इसमें 2 बातें हैं। पहले जो हमारे थे फिल्म निर्देशक थे या फिल्म प्रोड्यूसर थे, उनका शौक था पढ़ने का। गुरुदत्त ने जितना समय अबरार अलवी के साथ बिताया अपनी जिंदगी में, अपनी बीवी के साथ नहीं बताया होगा, तथ्य अबरार ने खुद मुझे कहा मरने के पहले, अबरार जी अच्छे मित्र थे। राज कपूर जितना समय अब्बास, आप्टे और इम्तियाज आनंद के साथ बिताते थे, अपने घर में नहीं बिताते। उनकी पूरी जिंदगी यही थी। अपने राज कपूर खुद बहुत लिखे पढ़े नहीं, पर उतनी अक्ल में इतनी थी कि अपने आप को अच्छे लेखकों से घेर कर रखा था।
अपने आसपास अच्छे लेखों का दायरा बनाकर वर्तुल था और उनसे वो लेते थे फील, चाहे अब्बास हो, इंदिरा आनंद हो, आपके साथ हो, ऐसे ही गुल्लर थे, अबरार साहब उनके लगभग एक तरह से सेकंड वो थे। तो उनमें एक शौक भी था किताबें पढ़ना। बिमल रॉय थे, बिमल रॉय ने लगभग 90% अपनी फिल्में जो है साहित्य में बनाई। देवदास हो, परिणीता हो, विराज बहू हो, या बंदनी हो, सुजाता हो, सारी। और ये जो अभी पिछले सत्र में बंगाली लेखकों की बात चल रही है, अब पता नहीं क्यों और कैसे और हिंदी वालों ने क्यों ऐसा नहीं किया, बंगाली लेखकों ने जो कहानियां लिखी या उपन्यास लिखे उसमें जो ड्रामा का तत्व है वो इतना अच्छा और स्ट्रांग था कि वो फिल्म के लिए योग्य था। उसमें बड़ी आसानी से फिल्म बन सकती है, क्योंकि फिल्म के लिए जो ड्रामेटिक एलिमेंट है, विचार नहीं, ड्रामा। ड्रामा ये नहीं कि एकता कपूर का ड्रामा, मैं जो एक आम जिंदगी का ड्रामा भी होता है, जो ड्रामा देवदास में या परिणीता में है, बंदनी में, सुजाता में। तो बंगाली साहित्यकारों ने पता नहीं क्यों और कैसे, या तो उनकी वहां पहले की परंपरा रही हो, जो भी रही हो, उन्हें जो भी लिखा वो फिल्म के माध्यम के लिए बहुत ही सूटेबल, आदर्श था। हिंदी वालों ने ऐसी कोई भारती थी जो मेरे शहर के इलाहाबाद की, उनकी कहानी है बंद गली का आखिरी मकान। जब मैंने पहली बार ये कहानी पढ़ी, मैंने कहा ये कहानी अगर इमोशनल बर्गमैन को मिली, जो बहुत बड़ा डायरेक्टर था स्वीडन का, और जिसकी वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज की मांग कलात्मक फिल्में, उसके हाथ में ये कहानी पड़ी हो तो कब का बना दिया। तो मेरे मन में था क्योंकि एक और कहानी है जो मेरे लिए नहीं, उसमें जो हीरो है दीनू, ये लगा जो दीनू है वही दीनू जाके वो बन जाता है मुंशी जी बन करके आपके मकान में। दोनों कहानी को जोड़ के एक फिल्म का, कम से कम फिल्म की जो लेंथ होती है, हमें ये भी देखना पड़ता नहीं, कम से कम 1.5-2 घंटे की कमिटेंशियल हो, क्योंकि अक्सर जो शॉर्ट स्टोरीज है मिर्चल्स को मिले क्या 2 सीन में उसका पूरी फिल्म नहीं बन। तो अक्सर ये होता है कि उपन्यास हो या शॉर्ट स्टोरी जब हम अडॉप्ट करते हैं फिल्म के लिए, अगर हम राजी होते हैं करने के लिए, तो हम सिर्फ आइडिया चुरा लेंगे, आइडिया उठा लेते हैं, भाई थीम अच्छी है या आइडिया अच्छा है, इसकी कहानी नहीं बना, कहानी को अपने हिसाब से बनाते हैं, जैसे गोल्डी साहब ने बनाई गई अपने हिसाब से। तो वो सब रूपांतरण करना पड़ता है एक फिल्म में, तो उसकी व्यवस्था है, मजबूरी है, क्योंकि मैंने कहा ना उसको पहुंचना है, वो चाहे का टिकल लड़का है तो उनको शौक था पढ़ने का। आज वो मुझे शौक दिखाई नहीं पड़ता। आज मतलब उस दो एक रिश्ता था लेखकों और निर्देशकों के बीच, आज वो नहीं दिखाई पड़ता। बल्कि मैं जब फिल्मों में आया तब तक तो रिश्ता था, जैसे वही सुभाष गई थी, एन चंद्रा थे, अमित राजा थे, बहुत सारे एक हमारा था रिश्ता खाने पीने का, बस करें या बैठे हैं चाहते हैं क्या चाहिए चल कुछ करते, मतलब बात करते करते फिल्म शुरू हो जाती थी। आजकल जो एक, मैं तो कहूँगा एक तरह से माफिया गिरी, जो बड़े बड़े स्टूडियो, वो हमारे यहाँ जो एक जमाने में जमींदारी प्रथा हुआ करती थी, उससे भी बदतर है, उससे भी बदतर है। 2-2 कौड़ी के लोग कुर्सियों पे बैठे हैं जो फैसला करते हैं कि फिल्म बनेगी नहीं, और फिर बनती जाए कब्जा हिंदुस्तान जिसमें लगते हैं 3-4 तो 2-2 कौड़ी के लोग वहां कुर्सियों में बैठे हैं, और उनको बात न समझ है, ना साहित्य है, ना साहित्य की समझ है, ना पढ़ते हैं, तो मतलब ही नहीं होता। तो सारे जो और सारा जो फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उनके कब्जे में, मतलब एक श्राद्ध का महीना छोड़ के सारा साल जो है बुक है बड़ी फिल्मों के लिए, सिर्फ श्राद्ध का महीना है जहाँ एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जो है अपनी फिल्म रिलीज कर सकते हैं, बिल्कुल श्राद्ध का महीना। बाकी पूरा साल इन्होंने कब्जा, एक सज्जन ने उन्होंने ईद पे कब्जा कर लिया है, एक सज्जन ने दिवाली पकड़ ली है, पकड़ लिया है, हाँ, तो ये हम बिके हुए, हम मानते हैं हम आजाद हैं, मगर हम आजाद नहीं, हम बिके हुए। हमने अपने आप को फला को भेज दिया, हमारी ईद हमने इनको दे दी, हमारी दिवाली फला को दे दी, हमारी ईद फला को दे दी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम ऐसी अच्छी फिल्म को भी कैसे कर सकते हैं?
मुझे मालूम है आरडीपी ये रमजे बसंती के लिए हम 6 साल लेके घूमे थे। 6 साल मैंने जब लिखा, उसके बाद 6 साल तक कोई लेने को तैयार नहीं। बोला एक और भगत सिंह को देखता है 6 फ्लॉप, क्योंकि भगत सिंह बारे में थी नहीं वो उस समय के युवा भारत के बारे में। कुछ महान पुरुष जो है हमारी इंडस्ट्री के बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनके बसंती का रोल कौन है? ये हंसी हमारे जो महान प्रोड्यूसर स्टूडियो हैं उनके मुंह पे है, ये हंसी यू टीवी पे। तो मैं फिर स्टेज पे जवाब देता कि वो क्या है, ये शायद उनसे बात चल रही है, क्योंकि जो रमजे बसंती है ना, ये शोले का रीमेक है बसंती का पॉइंट ऑफ इसने जमा जी क्लोज किया था, तो जाहिर है कि इसमें हमें क्या आइडिया शोले का रीमेक बसंती का पॉइंट मुझसे आप भी सोच सकते हैं। अब आप भी अपना माथा पीछे ही उनका थप्पड़ मार, बताइए क्या करें। तो हम आप हमारी मजबूरी समझिए सुगत प्रकाश जी, आप साहित्यकार लोग हमारी मजबूरी समझिए, हमें कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ता है और कैसे कैसे लोगों के साथ हमें काम करना पड़ता है। तो ये आसान मामला नहीं है। अभी वो जो आपने पूछा सही बात है कि अब वो रुचि खत्म हो गई। हाँ, अगर कोई मैं जैसे हूँ, किसी का प्यार हो, कोई कहानी पसंद आ गई, भूलना जैसे सुंदरदार है और भी श्री ने एक कहानी भेज दी मुझे, आपकी बात कर रहे थे और अद्भुत कहानी, बच्ची का न्याय, बच्ची का न्याय, अद्भुत कथा है। मैं चाहता हूँ मुझे बने सर थोड़ी देर में हम आपके पास फिर लौटते हैं। ये चीज की बड़ी कमी है कि लोग है नहीं पढ़े। सर आज निर्देशक दर्शक बदल रहा है, दर्शक निर्देशक बदल रहा है, तो आज की तारीख में कंटेंट ही यूएसपी है, स्टार नहीं। जैसे हाल ही में बधाइयाँ, राजी, अंधाधुन, स्त्री, और एक तरफ दूसरे बड़े बड़े स्टारों की 200-150 करोड़ के नुकसान में। तो आज की जो कहानी जो सफल है, तो ये जो नए निर्देशक हैं आपके पास आते हैं मान लीजिए, तो किस तरह की कहानी चाहते हैं? पहले आए तो तैयार है, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं, हम तैयार हैं। ये एक शुभ संकेत है कि ऑडियंस भी, दर्शक भी थक गए हैं और ये बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, वो अभी उनको भी थोड़ा सा सबक लग रहा है कि अभी शाहरुख खान भी सोच रहे हैं कि यार अंधाधुन वाले के साथ काम करो या जितने बधाइयों वाले उनके साथ काम करो। तो ये अच्छे संकेत हैं और आशा कर सकते हैं कि भाई ये थोड़ा बात आगे बढ़े। नहीं, मैं तो केशव जी कुछ पूछना चाहते थे, मैं तो अगले दिन से भी कहना चाहता था कि जो रामायण और जो महाभारत है, जब से योग चल रहा है, बार बार लोग इसकी तरफ क्यों लौटते हैं, इसलिए भी आप जो कि आपके मन में और बातें जो सुनने के बाद आई है उस पर बोले। महाभारत और रामायण से भी बड़ा कोई साहित्य है दुनिया में? सवाल ये अगर समझा जाए तो सारे साहित्य का जनक रामायण और महाभारत ही है। यस सर, ये समझने वाली बात है। बिना दृश्य के दृष्टि अगर स्थिर कर देता है, बिना ध्यान के अगर चित्त स्थिर कर देता है, बिना नियंत्रण के अगर मन नियंत्रित हो जाता है, वही साहित्य है। क्या बात है। फलना की किताब पे फिल्म बन रही हो, साहित्य थोड़ी है। फलना की किताब पे फिल्म नहीं बन रही हो, साहित्य थोड़ी है, पढ़िए तो सही। अगर सामाजिक सरोकार की फिल्म नहीं है, सामाजिक समस्याओं पर फिल्म नहीं है, मानवीय संवेदनाओं को अगर ये हृदय तक छूता नहीं है, तो साहित्य नहीं है। क्या बात है, क्या बात, किस साहित्य की बात कर रहे हैं हम? क्या आज भी सिनेमा में साहित्य बचा हुआ है क्या? किस स्तर पर हम सिनेमा बना रहे हैं? भारतवर्ष के फिल्म उद्योग का क्या स्तर हो गया है? सही बात है। जब पहली फिल्म हमारे यहां बनी थी, दादा साहब फाल्के ने बनाई थी, तो राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। और जब हॉलीवुड ने पहली फिल्म बनाई थी, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी बनाई थी। माइंडसेट पता चलता है।
मस्तिष्क पता चलता है, सोच पता चलती है। इको का क्या प्रॉब्लम? कमाल बात ये है कि हमारे सारे फिल्म मेकर पश्चिम की तरफ ही देख रहे हैं और पश्चिम का कट पेस्ट हो रहा है। कहां से साहित्य आएगा सिनेमा में? दक्षिण भारत के हर हीरो को आपके बॉलीवुड के हर हीरो ने बांट लिया है कि उसकी फिल्म मेरी, उसकी फिल्म मेरी, उसके सब राइट्स ले रहे हैं। जो जितने सुपर हिट हो गए हैं, चाहे वो इस साल बनाए, 2 साल बाद बनाए, 4 साल बाद बनाए, 5 साल बाद बनाए, और उसके बाद कहते हैं कि हिंदी का राइटर ही नहीं है, कहानीकार ही नहीं है, कहानी नहीं है। अरे जब कहानीकार आपको कहानी देता है तो आपको स्टोरी आइडिया में नाम शेयर चाहिए, आपको स्क्रीन प्ले में नाम शेयर चाहिए, और नहीं तो क्या कमाल। तो अभी और सुन रहा हूं कि स्क्रिप्ट ही गायब, वो बेचारा गायब, वो केस कर रहा है, वो केस चल रहा है। अरे नवयुवक लेखक कहां से आएंगे? ये प्रोत्साहित कर रहा, कहां से आएगा? व्यापार बना के छोड़ दिया सिनेमा को, सिर्फ पैसा कमाने का। अभी भी कहा ना कमलेश जी ने, एक माफिया है फिल्म मेकिंग, जितने कॉर्पोरेट आए हैं। तो अब क्या इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर तय कर सकते हैं क्या कि कैसी फिल्म बननी चाहिए? अब तो एक ही क्लब तय करता है, 100 करोड़ क्लब, कि कैसी फिल्म बनेगी, कौन सी रिलीज होगी, कौन सी रिलीज नहीं होगी। आप बनाइए ना। आप किसकी बात कर रहे थे? मुंशी प्रेमचंद की बात कर रहे थे, धर्मवीर भारती की बात कर रहे थे, रेणु जी की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? हिंदी के सम्राट साहित्यकारों की, जिसकी फिल्म बनाइए आप और रिलीज होके दिखाइए। रिलीज ही नहीं होने देंगे, रिलीज ही होने नहीं देंगे। चिंतन का विषय ये है, चिंता का विषय भी नहीं है, चिंतन का विषय है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो हे मां। और ठीक वही विधा है सिनेमा। सिनेमा भी अंधकार से प्रकाश की तरफ ही ले जाता है। जब कैमरा में आंख डालता है तो काला चादर ओढ़ के पूरा अंधेरा कर लेता है और कैमरे में आंख डाल के उजाला देखता है। जब सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने दर्शक जाता है तो पूरे सिनेमा हॉल को अंधेरा कर दिया जाता है और वो प्रकाश देखता है। और ये ज्ञान है हमारा। प्रकाश है, आपने व्यापार बना दिया प्रकाश को। अरे गीता में जगत गुरु कृष्ण कहते हैं ज्योतियों का परम ज्योति। क्या मतलब सर? ज्योति में परम ज्योति, अंधकार से प्रकाश, ज्योतियों का परम ज्योति। कुरान में कहा गया है अल्लूर, नूरों का नूर। बाइबल में कहा गया है गॉड इज लाइट, वहां भी प्रकाश की बात चल रही है। गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है प्रकाश जो है वो प्रकाश है, सब में प्रकाश है, हर घट में प्रकाश है। जो खंड में है वही पिंड में है और वो प्रकाशमय है। वही प्रकाश सिनेमा है। लेकिन प्रकाश से जब प्रकाश ऊर्जा गायब हो जाता है ना तो ब्लैक होल बन जाता है। क्या बात? उस पिंड को ब्लैक होल कहते हैं जब प्रकाश ऊर्जा नहीं होता तो। और वो प्रकाश ऊर्जा, इस प्रकाश का, सिनेमा के प्रकाश का, प्रकाश ऊर्जा साहित्य है, वही गायब है।
रमेश जी ने कहा कि राज कपूर साहब फलना 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 के साथ बैठते थे, इतने सारे साहित्यकार और लेखकों के साथ, गुरुदत्त साहब फलना 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 के साथ बैठते थे। क्या आज कोई फिल्म मेकर किसी राइटर के साथ बैठता है? कभी कोई साहित्यकार के बारे में, उसके लेखनी के बारे में डिस्कस करता है? कभी कोई कहानी पढ़ा है उसने? कोई हिंदी का किताब उसके लाइब्रेरी घर से निकाल दीजिए, अगर मिल जाए, जो कहिए आप। अरे हिंदी में फिल्म बनाते हैं और हिंदी से नफरत करते हैं, कमाल तो ये है। अंग्रेजी में लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं, अनुस्वार गायब है, चंद्रबिंदु की बात ही छोड़ दीजिए। चंद और चांद में क्या फर्क है पता ही नहीं, खाली एन है दोनों के लिए। अनुस्वार चांद रूपम बिंदुत्व रूपम गायब है। हिंदी सिर्फ व्यापार है, इसमें सिनेमा बनाओ करो। अरे नए राइटरों को आने दो, सुनो उनको, बैठो उनके साथ बातचीत करो, आदान प्रदान करो, जानो कि नए साहित्यकार कौन कौन आ रहे हैं, नई शॉर्ट स्टोरीज की कौन सी किताबें आई हैं, हिंदी हो, उर्दू हो, मराठी हो, गुजराती हो, किसी भी भारतीय भाषा में हो, अब जानो तो सही। शख्सियत समझ जाते हैं, लेकिन प्रेमचंद समझ में नहीं आएगा। खाली कहेंगे हाँ हाँ, जैसे अभी बात भी हो रही थी कि प्रेमचंद आया ड्रॉप होकर चले गए यहां से, ये कारण नहीं था। समझना पड़ेगा, जड़ को समझना पड़ेगा। पत्तों में पानी डालने से काम नहीं चलेगा, जड़ में पानी डालना पड़ेगा। इस समझ के जब तक जड़ के लेवल पे बात नहीं करेंगे, उस स्तर पे बात नहीं करेंगे, तब तक हमें बातें समझ में नहीं आएंगी। समाज एक एक इकाई से बनता है, एक एक इकाई से, और एक एक इकाई एक एक व्यक्ति है। और व्यक्ति जब तक साहित्य से भरपूर ना हो, वो चरित्रवान न हो सकता है। समाज से ही साहित्य गायब हो गया। ऐसा लगता है जैसे किसी ने षड्यंत्र रच दिया कि गायब करो हिंदुस्तान के समाज से साहित्य। जब से लॉर्ड मेकाले की शिक्षा प्रणाली आई, क्या किया? सारे भारतीय साहित्य को कुछ और कह के साहित्य करते गया और ले आया साहित्य। वो कौन सा साहित्य भगवान जाने। आज बच्चे पढ़ते हैं तो ये पढ़ेगा 50,000 रुपए महीना शुरू होगा, तो ये पढ़ेगा 1 लाख रुपए महीना शुरू होगा, तो ये पढ़ेगा 2 लाख रुपए। और अगर मैं अपने बेटे को फलना जगह इंस्टीट्यूशन में भेजूं तो अरे वहां तो कैंपस प्लेसमेंट है, कितना लग रहा है? 60 लाख रुपए। माँ बाप ने 60 लाख देकर वहां भेज दिया, बच्चे को पता है नौकरी फिक्स है, कैंपस प्लेसमेंट। क्या पढ़ेगा वो? समाज की किस इकाई में गिनती होगी उसकी? उपनिषद कहता है तत्त्वमसि, वह तू है, वह तू है। पूरा जोर वह पे है। क्यों? क्या मंतव्य है कि तू को छोटा कर दिया गया? इसलिए कि वह की विशालता को समझे, जाने वह क्या है। आगे उपनिषद कहता है त्वं तत्सी, तू वह है, तू वह है, वह भी तू है, तू भी वह है। उसके आगे कहता है अहम ब्रह्मास्मि, स्वयं ब्रह्म है, हम सब में ब्रह्म है, सब में ब्रह्म का अंश है। उसी के हिसाब से जी रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जी रहे हैं, सिनेमा बना रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसी वही करवा रहा है, उसी के अनुसार हो रहा है। तो जब सब में वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म मेरे में है, आप में है, आप में है, आप में, आप में है, जो सब में एक ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म का अंश है, तो फिर समाज में इतना कोलाहल क्यों है? क्यों भेदभाव है? क्यों छीना झपटी सिया जोड़ी है? क्यों भ्रष्टाचार है?
तो नीच वो ऊंच, तो अमीर वो गरीब, तो फला धर्म का मैं फला धर्म का, तो फला संप्रदाय का हम फला संप्रदाय, तो फला पंथ का हम फला पंथ का। ये इसलिए कि साहित्य ही गायब है। क्या बात है। साहित्य ही गायब है। इस तरह का साहित्य पहले की शिक्षा प्रणाली में था जो गायब हो गया। अब हमारे बच्चों को वो शिक्षा प्रणाली पढ़ाया जा रहा है जो मेघालय ने अपना ख्वाब देखा था वो पूरा किया जा रहा है। कमाल बात बताता हूँ ये 2 मिनट टाइम है ना? अभी एक प्रश्न इनका है आपसे। हाँ, बताइए 2 मिनट। इंटरेस्टिंग है बहुत, बोले। 1858 में जब लॉर्ड मेघालय की शिक्षा प्रणाली यहाँ तय हो गई, लागू कर दी गई, गुरुकुल चलाए जाने लगा, संस्कृत और कई भाषाओं को बंद किया जाने लगा, कई तरह के स्कूल खुलने लगे अंग्रेजी, तो ब्रिटेन से पूछा गया कि भाई यहां शिक्षा प्रणाली तो लागू कर दिया, पास मार्क्स कितना रखे, पास मार्क्स कितना रखे? तो ब्रिटेन से जवाब आया कि चूंकि हम ब्रिटिशर्स से हिंदुस्तानियों का दिमाग आधा होता है और हम लोगों का पास मार्क्स 65 है, तो वहां 32.5 रखो। तो 58 से 61 तक, 1858 से 1861 तक 32.5 पास मार्क्स था। उसके बाद हिसाब को करेक्ट किया गया और वो 33 हो गया और आज तक 33 ही चल रहा है। राउंड फिगर हो गए 35। कौन बताएगा ये हमारी नई पीढ़ियों को? क्योंकि ये सारे साहित्य गायब कर दिए गए हैं। जब तक फिल्म मेकर पढ़ना नहीं शुरू करेगा, क्या साहित्यकार साहित्य लिखेगा? वही साहित्य है। अरे पढ़ना शुरू करो, तुम भी साहित्यकार ही हो। एक फिल्म मेकर की दृष्टि साहित्यकार की होनी चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ये बहुत ही चिंतन का विषय है। वही हाल म्यूजिक का हो गया है। कमाल है, क्या गाने आ रहे हैं, आए हाय, क्या शब्द आ रहे हैं, क्या गीतकार लिख रहे हैं, कहां से पैदा हुए भगवान जाने। क्या कंपोजर, डायरेक्ट लगता है मंगल ग्रह से कहीं से आ गए। कंपोजर क्या कंपोजर। संगीत फिल्म में गाना है, नाम भी बता रहा हूं। रेस में गाना है, नाम भी बता रहा हूं। सुनिए क्या है, क्या संगीत है भाई, क्या गीत है। एक एक शायरी देखिए उसकी, उसकी कविताएं देखिए, शब्द देखिए, कंपोजर और क्या गायकी है। भाई साहब 1949 में सिर्फ 3 फिल्में रिलीज हुई थी, महल, बरसात और अंदाज। क्या बात। और तीनों फिल्म का एक ही कॉमन स्टार था और वो थी स्वर कोकिला लता मंगेशकर। क्योंकि तीनों फिल्मों के गाने हिट थे, सुपर हिट। उन गानों को आज भी सुनने देंगे, शब्द सुनाई देंगे। क्या गायकी था, क्या जादू था, क्या शब्द हुआ करते थे, क्या शायरी हुआ करती थी। 71 जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार खत्म हुआ ना, एक और घटना बता देता हूं। इंदिरा गांधी और जवाहरलाल की मीटिंग हुई। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिकॉर्डेड वार्तालाप है उनका। जवाहरलाल जी ने कहा, इंदिरा जी अगर आप मुझे कश्मीर दे दीजिएगा तो भारत के लोग आपको माफ नहीं करेंगे, और यदि मैं आपको कश्मीर दे दूं तो पाकिस्तान की जनता मुझे माफ नहीं करेगी। हाँ, ये हो सकता है, मैं आपको कश्मीर दे सकता हूं, बदले में आप लता मंगेशकर दे दें तो। क्या बात, क्या बात, सही बात है। ये है गायकी, ये है संगीत, ये है गीत का पावर भारत की फिल्मों का। जी अखिलेश जी, जो 2018 में
चरित्र अभिनेताओं और कंटेंट की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण साल रहा है। बधाई हो में गजराज ने जिस तरह का रोल करके बड़ी ख्याति अर्जित की है और तमाम इस बरस की जो बड़ी फिल्में हैं वहां मजबूत चरित्र अभिनेता नजर आए हैं, मजबूत भूमिकाएं नजर आई, नया कंटेंट आ रहा है। एक अभिनेता के तौर पर आपके लिए ये कितना अच्छा समय है? ये तो एक संयोग था कि एक अभिनेता को रोल मिल गया। रोल लिखे कहां जा रहे हैं अभिनेताओं के लिए? कहां कोई प्रयोग हो रहा है कि कोई कमाल का थिएटर का एक्टर पिक किया जाए, उसको रोल दिया जाए कि ये रोल तू करेगा। अरे अब तो विलन्स के भी रोल आते हैं तो वही पुराने दूसरे हीरोज कर लेते हैं। गब्बर सिंह और मुगैम्बो और साकाल और जितने विलन्स आए उसके बाद उनके बाद कोई प्रयोग हुआ पिछले 15 सालों में? कोई रोल याद है, कोई विलन? ये तो संयोग की बात है कि गजराज को बधाई हो में मिली। अगर बधाई हो के जड़ में भी जाएगा तो पश्चिम की तरफ से ही आएगी, ये भी याद रखिए, क्योंकि भारत के लोग उतना अवेयर नहीं है। एक पॉइंट पे कहना था, मेरी आपके लिए बात जी देखा अपने में कहा कि सर मैं अदालत की शूटिंग चल रही थी मनाली, एक नया एक्टर है दिलीप साहब। सर मैं अभी नया एक्टर, मुझे एक्टिंग की टिप चाहिए, आप मुझे एक टिप दीजिए, अच्छा एक्टर कैसे बने? मुझे आज तक याद है जब दिलीप साहब ने बरखुरदार शायरी पढ़ो, बस बरखुरदार शायरी पढ़ो, एक्टर बनना है तो शायरी मैंने ये नहीं कहा कि एफटीआई जाओ एक्टिंग कुछ नहीं, शायरी पढ़ो। तो ये होती है, ये अहमियत है। बहुत बढ़िया। ये दूसरा सत्र था और अब तीसरा सत्र हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हरिप्रभु जी आप इधर आइए, अत्यंत इधर, और कमलेश पांडे जी इधर जाएंगे। अजय जी आइए, अजय जी आइए।